बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। गेम शायद अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जिन्होंने गेम बनाई है वो खुद नहीं समझ पा रहे कि इसको आगे चलाना कैसे है। रोज कोई ना कोई नई खबर आती है, कोई नया जो है वो कार्रवाई डालने की कोशिश की जाती है, कोई आयन से या कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। आज से कुछ दिन पहले इब्राहिम एक आईनी तरमीम लेके आने का बड़ा शोर था और अभी तक वो शोर चल रहा है, लेकिन उस पर मुंह की खानी पड़ी। नंबर गेम पूरी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने कल इतराफ़ किया तो हमारे नंबर तो कभी पूरे थे ही नहीं, खासकर अगर फजलुर रहमान साहब हमारे साथ नहीं आते तो। अगर वो साथ आते तो शायद हमारे पास नंबर जो गेम है वो पूरी हो जाती। आज अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि स्पीकर नेशनल असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन के नाम खत लिख दिया और उस खत में उन्होंने कहा कि जनाब जो हम इलेक्शन एक्ट 2024 लेके आए हैं उनके तहत मखसूस नशिस्तों का जो मामला बनता है वो उन्हीं लोगों को दिया जाए, कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना दिया जाए, जिन्होंने हक मारा था उन्हीं लोगों को दे दिया जाए। क्या लगता है अब इलेक्शन कमीशन आगे क्या करने जा रहा है? क्या फिर दोबारा से वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कुत्ती चोराना रलन जा रही है या नहीं रलन जा रही? सर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसैन भाई। ये कुत्ती चोरों के साथ पहले से रली हुई है। सही। मैं उर्दू में कहूँगा इसको कि कुत्ती पहले से चोरों के साथ रली हुई है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पहले फैसला आया, शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद उन्होंने मुतफरक दरख्वास्त दायर की, मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर दोबारा वज़ाहत जारी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का दिल जो है वो नहीं भरा, लेकिन इजलास के ऊपर इजलास कर रहे हैं। अब इतना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कोई इतना गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठ के सोचे कि उन्होंने इसके ऊपर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर ये देखा जाए कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, पाकिस्तान के अंदर आइन को ख़तरा है, पाकिस्तान के कानून को ख़तरा है, या पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी सालमियत को ख़तरा है, या फिर इंसानी हकूक़ की कहीं पामाली की जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ पे। आपको मैं एक मिनट यहाँ पर रोक रहा हूँ और मैं आपको याद कराता जाऊँ कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं और अब तो हुकूमत इतराफ़ भी कर रही है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ही होंगे। उन्होंने एक तकरीब में खड़े होकर कहा था कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये फैसला मखसूस नशिस्तों का, इस पे अमल दरामद करना ही पड़ेगा। उसके बावजूद ये सारी बातें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, आप फेम जो बात है, मेरी समझ में जो चीज़ें आती हैं या आम जो मीडिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, इसके लिए समझने के लिए ये चीज़ बड़ी अहम है कि या इलेक्शन कमीशन के पीछे तगड़ा हाथ है। जी। तगड़ा हाथ के साथ-साथ कोई काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की मेरे ख़्याल में मुबैना तौर पर एक जो सीनियर सहाफ़ी बात करते हैं, सीनियर वकला इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो, सही। क्योंकि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो इस 8 रुकनी जजेस के अंदर या 8 रुकनी शामिल बेंच के नहीं अंदर थे। शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इख्तिलाफ़ किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नशिस्तें देने के हवाले से। अब दूसरा जो मामला जिस तरह आपने कहा आइनी तरमीम के हवाले से, जी जी। आइनी एक तरमीम अगर की जाती है तो उसके पहले आपको जो उसका पूरा एक ड्राफ्ट है वो आपने लाया जाता है, वकला को दिया जाता है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को दिया जाता है। सियासी जमातें उसके ऊपर फैसला करती हैं कि ये आइनी तरमीम, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो जो बेहतर की जा और सकती हैं, सबसे पहले या पता फिर तो हो कि उसमें लेके क्या आ रहे हैं। लेके क्या चीज़ें वजीर आ रही हैं। कानून जिन्होंने बिल पेश करना है वो खुद कह रहे हैं खुद मुझे नहीं पता। 3-4 मुख्तलिफ ड्राफ्ट जो हैं वो मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहे हैं जी। सोशल मीडिया के ऊपर, किसी को समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं। ना हुकूमत को पता है, ना जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको पता है। अलबत्ता ये चीज़ तो एक वाज़ेह हो गई कि जो आईनी तरमीम लाने के लिए जो मसवदा था या फिर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके अंदर हुकूमत का कोई उसमें अमल दखल नहीं था। वो तैयार करने वालों ने जो है वो मसवदा तैयार किया था, वो ड्राफ्ट तैयार किया था। एक ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक आईनी तरमीम जो है वो लाई गई थी। अब उसके अंदर जो आइनी तरमीम के हवाले से जो मुबैना तौर पर ये बातें सामने आई हैं कि आर्टिकल 8 जो है वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से बात करता है। उस आइनी तरमीम के अंदर इसके हवाले से बात की गई, इसके अंदर शायद तरमीम की बात की गई। इससे ज़्यादा नुकसान मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर होने वाली जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर होता। वहाँ पे इस तरमीम के ज़रिए फ़ायदा उठाया जा सकता था और साथ में जजेस के जो तबादले हैं, यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र वाला मामला था, ये अगर आ जाता, ये इसको तरमीम लाने की कोशिश की। अगर मैं ज़ाती तौर पे अगर ये समझता हूँ, अगर ये चीज़ हो गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो कम से कम पेशावर के अंदर या लाहौर के अंदर ही रहेंगे, वो सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये है, जिस तरह वहाँ की सूबाई हुकूमतों ने जो गंद डाला है पिछले 75 सालों में,
वहाँ पे कोई इतना तगड़ा जज नहीं आएगा जो उसके खिलाफ खड़ा हो और उनके खिलाफ फैसले करे, वहाँ पे इंसाफ फराहमी को यकीनी बनाए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को यहाँ से उखाड़ पिछाड़ के तरमीम के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, तो ये वाले जजेस अगर इन सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर अगर ये चले जाते हैं तो इनका वहाँ पे जाना मैं समझता हूँ कि हुकूमतों के लिए और उन लोगों के लिए जो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, लोगों को पीस रहे हैं वहाँ पे, उनका जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली कर रहे हैं चादर और चारदीवारी की, उनके खिलाफ जो ये इनका वहाँ पे जाके जजमेंट्स होंगी, इनके जो जहाँ ऑब्जर्वेशन होगी, इनके ऑर्डर्स होंगे, ये इनको मज़ीद तकलीफ में डालेंगे। अलबत्ता दूसरा जो आप स्पीकर की बात की, स्पीकर की तरफ से जो ख़त लिखा गया, ये बुनियादी तौर के ऊपर एक मशवरा था कि आइन के जो कानून हमने बनाया है वो जो है वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएँ, ताकि क्योंकि उन्होंने जो है वो पार्टी अफिलिएशन जो है वो ज़ाहिर नहीं की और ना ही उन्होंने फ़हरिस्तें जो है वो दी हैं। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक तो उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी के जो नशिस्तें थी या फिर जो लिस्टें थी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिस्टें जो थी वो नहीं दे पाई। इस बुनियाद के ऊपर ये मामला वो उस ऑर्डर को जिसमें उन्होंने सस्पेंड किया था, इनका जो बल्ला छीना था या फिर आज़ाद डिक्लेयर, हाँ 13 जनवरी का फैसला था, उसको सेटिसाइड कर दिया। वहाँ से ये मामला दोबारा जो है वो टेकअप किया जाना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब मानने से इनकारी है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन इजलास पे इजलास कर रहा है, इजलास के ऊपर उसके अंदर कोई समझ नहीं आ रही उनको, कोई भी कानूनी माहिर जो है वो जो आइन और कानून को समझता है उसको कम से कम ये चीज़ समझ आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आप खड़ा नहीं हो सकते, आपको हर सूरत वो मानना होगा। इस तरह मंसूर अली शाह की साहब की आपने बात की, मंसूर अली शाह साहब का ये बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो ऑप्शन नहीं होता, उसके ऊपर अमल दरामद होता है। ऑर्डर होते ही हुक्म, अदालत का हुक्म होते ही अमल दरामद के लिए, जिस तरह मनाल की मिसाल दी, वहाँ पे अगर मनाल वाले मामले के अंदर अगर उसको सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाता, मुमकिन है कि सीडीए वहाँ पे मनाल को बचा लेता, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर अमल दरामद करवाया। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आप बात सुने, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था सारे मामलात के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात होने थे, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जिस वक्त तहलील की गई थी, 3 माह के इंतखाबात होने थे, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। उसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, किया था अपनी एक प्रोसीडिंग के अंदर। उन्होंने कहा था कि पहले जो चीफ जस्टिस थे वो तो अपने ऑर्डर के ऊपर जो है वो अमल दरामद ही नहीं करवा पाए, मैंने पाकिस्तान के अंदर, मेरी अदालत ने, मेरे होते हुए पाकिस्तान के अंदर कहीं आइन शिकरी नहीं हुई, हमने ऑर्डर को मनवाया, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हमने करवाए हैं। इस तरह के जो मामला है, चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो रिटायर होने के बाद मंसूर अली शाह साहब के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अगर वो अमल दरामद ना करें, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाएगी तो इससे एक तासर ये जाएगा कि सुप्रीम अदालत जो है वो भी अपने ऑर्डर को मनवाने में नाकाम हुई। कार्रवाई तो देखें ना, डालने की कोशिश की भी जा रही है। मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे फिर एक बार कि अब पिछले दिनों में ये भी बिल लाने की कोशिश की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से तो इन्हें अदालत का जो इख्तियार है वो वापस ले लिया जाए। अगर ये कार्रवाई डाल दी जाती है तो फिर तो जाहिरी बात है, कोई फैसला मानने या ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक ही हथियार है ना, एक ही जूता है वो जो मार के बंदा सीधा कर लेते हैं, जिसकी वजह से फैसल वाडा जैसा बंदा भी जाके वहां पे माफी मांग के सजदे करता है। तो अगर वही इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस या किसी भी कोर्ट से वापस लिया जाएगा तो उसके अलावा कोर्ट के पास भी क्या ऑप्शन? देखें, ये जिस तरह मिसालें दी जाती हैं यूरोप के कंट्रीज की, यूएसए की, यूके की, वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो कानून है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब आप एक एटमी ताकत हैं, आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर कानून की, आइन की कोई जहाँ पे कीमत ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, अगर आप अदालतों के हाथ भी बांध देंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को मानेगा कौन? ये बुनियादी तौर पे उन लोगों के लिए ये था कि जिन्होंने कानून को मानना ही नहीं है, आइन को मानना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जिन्होंने नहीं मानना, उनको बुनियादी तौर पे ये प्रोटेक्शन देने की कोशिश थी। दूसरी तरीक़ेकार थे, अगर इसको एक्ट के ज़रिए अगर इसको ख़त्म किया जाता, आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है उसके पास इख्तियार है कि अगर उसका ऑर्डर माना नहीं जाएगा उसके ऊपर वो कोई भी जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ कर सकता है और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। अलबत्ता अगर आइन के अंदर ये तरमीम की जाती है तो फिर शायद किसी हद तक वो उनके हाथ बांधे जाएंगे, लेकिन
ये आइनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट में माजी की मिसालें मौजूद हैं कि आइनी तरमीम को भी ये उड़ा उड़ा सकती है। सकती है। सही। अच्छा इब्राहिम, अब बात सुने, बात आ गई अब खत लिखने में, कि एक जानिब ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो एक स्पीकर की रूलिंग उसको भी उड़ा देती है जब बदम एतमाद आती है खान साहब के खिलाफ, और वो स्पीकर रूलिंग देता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है जी नहीं, इसका कोई वो जवाज नहीं है। तो ये जो खत है, और इसमें खास कर इलेक्शन कमीशन को उभारा गया है, उनको जानबूझ के एक मशवरा दिया गया कि जनाब आप एक आईनी इदारा हैं और आप जो है वो इस फैसले पे अमल ना करें। अगर वो अमल नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे? देखें, इसका मेरा तो मुझे तो आज ही इसका पता चला है कि जो आईनी इदारा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होती। अलबत्ता इसका हल ये है कि जो मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है रेफरेंस जा सकता है, और उस रेफरेंस दायर होने के बाद जो है इनको निकाला जा सकता है। ये तो एक कानूनी तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि जिस तरह जिस वक्त सदर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का तय करना था मशावरत की, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे वो मामला नहीं किया था, सदर से मशावरत नहीं की थी, उसको वो केस जिस वक्त लगा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस अतर मनीला साहब ने वहाँ पे अपना एक नोट लिखा था। उसमें कहा था कि सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगता है, उन्होंने आइन शिकनी की है। आज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से खबरें जो चल रही थी, उसमें जो फैसला किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है ट्रिब्यूनल का तब्दीली का, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का हवाले से, उस 10 जून का गालिबन या 10 जुलाई का, उसके अंदर जल्दबाजी की है और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी की है। सही। ये चीज़ें अदालती फैसलों के अंदर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल करता आ रहा है। तो फिर आगे जाके इन पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 की तलवार ज़ाहिर है, अब नजर आ रही है। हुकूमत अगर चाहती है कि अदारे ठीक हों तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा एक रेफरेंस अगर चला जाता है, ये अमल दरामद नहीं करते, मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन के अंदर कि कहीं ये गूंज सुनाई दे आपको कि इनके खिलाफ जो है और मजीद रेफरेंसेज जो है वो तैयार किए जाएँ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे जाएँ, ताकि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेम्बरान को जो है वो फारग किया जाए। जनवरी के अंदर मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशनर और दो तीन सीनियर जो मेम्बरान हैं, जिसमें निसार दुरानी है और बाबर हुसैन परवाना है, वो गालिबन जब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब तक वो मुझे याद पड़ता है वो रिटायर हो जाएंगे, नए कमीशन के जो मेम्बरान हैं उनको तैनात किया जाएगा। अलबत्ता ये जब सारा मामला है, कल भी मेरे गालिबन इजलास है इस हवाले से, अब ये क्या फ़ैसला करता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो फंस चुका है। उस वजह यह है कि जो उन्होंने कानूनी माहिरीन से उन्होंने मशावरत की है, कानूनी माहिरीन तो मेरा नहीं ख्याल को काले कोट वाला जो आदमी है जो कानून को समझता है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने की बात करे। अलबत्ता जो काले कोर्ट में मौजूद डफर्स होंगे वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मशवरा देंगे कि जिससे इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के सामने भी आगे खड़ा होगा, सब अदालतों के सामने भी खड़ा होगा और आइन और कानून की मजीद वो खिलाफ वर्जी जो है वो करेगा। अब देखिए ना, आपने जैसे एक पहले वीलॉग में मेरे साथ ही वीलॉग किया था, उसमें आपने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसका एक ही काम है कि उसने टाइम पे इंतखाबात करवाने हैं। बिल्कुल। और आपने अभी कहा कि ये आर्टिकल 6 लग सकता है, फंस सकते हैं। फंस तो एक बार सिकंदर सुल्तान राजा साहब पहले भी गए थे, जब काजी साहब ने इन्होंने इनको बचाया, जब 2 सूबों में टाइम पे इंतखाबात नहीं करवाए गए, उस वक्त भी मौका मिला। तो अब कैसे बचाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को? सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कैसे बचाया? देखें, आर्टिकल 6 उस सूरत में लगेगा कि इलेक्शन जो हुकूमत होगी, हुकूमत काबीना के अंदर मामला जाएगा, काबीना फिर उसके ऊपर सारा मामला प्रोसीडिंग करेगी, उसके बाद जो है वो आर्टिकल 6 का रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। हुकूमत इस तरह करेगी नहीं। अब मामला सिर्फ यही है कि जो इन तमाम मेम्बरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस चला जाए ताकि इनको फारग किया जा सके, या फिर ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के इस करदार के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर इनको बुलाए और इसके ऊपर जो है वो उनको तंबीह करे कि आप टाइम फ्रेम सेट कर दे कि इतने दिनों के अंदर आपने इस मामला को हल करना है और इनको नोटिफाई जो है वो करना है। दूसरी तरफ जो चीज़ है तफसीली फ़ैसला, अब ये एक राय ये भी है कि जितने भी मामला किए जा रहे हैं तफसीली फ़ैसला हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि तफसीली फ़ैसला आ जाए, उसकी नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाए ताकि दोबारा मामला जो है मज़ीद लटकाया जाए। क्योंकि जिस वक्त एक तासर ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस वक्त ये दोबारा नज़रसानी की जाएगी तो शायद मुमकिन है कि पहली समात के अंदर ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पहले फ़ैसले को जो है वो किसी मुअत्तल किया जाए,
जब नया फैसला आने तक, नज़रसानी को पूरा सुनने तक, उस दौरान सारी गेम डाल के तरमीम भी कर दी जाए और बाकी मामलात को भी देखा जाए। अच्छा, मसला सारा मखसूस नशिस्तों का ही है और ये मखसूस नशिस्त- देखते हैं कि कहाँ पे जाके खत्म होता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या नई चाल चलने जा रहा है, इस पे भी आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।